हम सब रटते आ रहे हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आखिर यह मुहावरा आया कहां से जिसे हम सब रटते रहते हैं? लोकतंत्र का स्तंभ अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का जिस माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है उसे मीडिया कहा जाता है। यह मीडिया यानी माध्यम किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन हम केवल मीडिया कंपनियों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानने तक कैसे पहुंच गए, इसकी पड़ताल करना जरूरी है। मीडिया कंपनियां सत्ता का चौथा स्तंभ हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र की कैसे हो सकती हैं? लोकतंत्र एक विचारधारा है और उसका कोई भी स्तंभ जब भी हो सकता है तो वह वैचारिक ही होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की विचारधारा का हिस्सा है। तब से है जब तकनीक और कंपनियां नहीं थी। सरकार मशीनरी होती है और उस मशीनरी के कई हिस्से हो सकते हैं। मीडिया कंपनियां चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वह भी एक मशीनरी है और वह पूरे सत्ता तंत्र का हिस्सा हो सकती है। आखिर अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को लोकतंत्र के स्तंभ यानी खंभा है, इस सच्चाई पर कैसे मीडिया कंपनियों के चौथा स्तंभ होने का प्रचार खड़ा किया गया, इसका एक अध्ययन हमने किया है। संदर्भ ग्रंथों के हवाले से यह बताया जाता है कि एडमंड बर्क ने प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया है। वह 1730 में जन्मे और 1797 तक सक्रिय रहे। वे एक राजनीतिक सिद्धांतवादी थे। यहाँ यह साफ कर लेना चाहिए कि एडमंड बर्क ने प्रेस की स्वतंत्रता को चौथा स्तंभ बताया, यानी प्रिंटिंग की तकनीक की सुविधा आने के बाद शासन प्रणाली से उसके जुड़ाव के महत्व को स्पष्ट किया गया है। इस संदर्भ में दो बातें और समझने की जरूरत पड़ती है। पहला तो यह कि संसदीय एक शासन प्रणाली है जबकि लोकतंत्र एक विचारधारा है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकतंत्र की विचारधारा के लिए एक शासन प्रणाली विकसित की गई। लोकतंत्र के लिए कई तरह की शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली में अनुभव के आधार पर एक चौथे स्तंभ को जोड़ना एडमंड बर्क को आवश्यक लगा होगा, क्योंकि प्रेस की नई टेक्नोलॉजी आने के बाद सामूहिक रूप से लोगों को अपनी बात कहने का आसान रास्ता दिखा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर एक नागरिक को मिला। उस अधिकार को समूह के रूप में इस्तेमाल करना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। एडमंड बर्क के जन्म से पहले जॉन लॉक ने लोकतंत्र के विचार को मजबूत करने के लिए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र खोखला विचार है। वे विद्रोह करने तक की स्वतंत्रता के समर्थक थे। फ्रांसवा मारी अर्वे का उपनाम वॉल्टेर है। उन्होंने भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आजादी को लोकतंत्र की विचारधारा से जोड़ा। हमें यहाँ दो स्थितियों को अलग करके समझना है। पहला तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता का अधिकार उसकी बुनियादी शर्त है। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली में प्रेस यानी मीडिया की आजादी का अधिकार। भारतीय संविधान में लोकतंत्र के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसे धारा 19A में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में प्रेस की आजादी पर आज की भाषा में मीडिया की आजादी का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान सभा में जब मीडिया को विशेषाधिकार के लिए कहा गया तो उसे नामंजूर कर दिया गया था। यहाँ इस प्रश्न का विश्लेषण करना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आजादी का अधिकार सुरक्षित होना महत्वपूर्ण है या फिर संसदीय प्रणाली में प्रेस अथवा मीडिया की आजादी का ही महत्व है। भारतीय संविधान के संदर्भ में यदि इसका विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट है कि नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सुनिश्चित किया गया है,
जिस अधिकार का उपयोग वह नागरिक या नागरिक समूह भी कर सकता है जो कि जनसंचार के क्षेत्र में यानी मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं। मीडिया के क्षेत्र में संविधान एक वैचारिक दस्तावेज होता है और उसका उद्देश्य अपने लक्षित वैचारिक समाज व्यवस्था को विकसित और सुरक्षित करने के लिए एक शासन प्रणाली विकसित करना होता है। इस तरह हम यह पाते हैं कि लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला सवाल, इस पहलू का अध्ययन करें कि भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेज शासन के समाप्त होने के बाद संसदीय लोकतंत्र के लिए किस नारे का सर्वाधिक प्रचार हुआ? नंबर 1, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अभिव्यक्ति की आजादी है। और नंबर 2, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यह शायद ही नारा सुनने या उसका प्रचार प्रसार देखने को मिलता है जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को माना जाता है। प्रत्येक नागरिक को संविधान में अधिकार प्राप्त है। नागरिक न केवल संसदीय प्रणाली की बुनियादी इकाई है बल्कि वह लोकतंत्र की विचारधारा का भी बुनियाद है, लेकिन वह कोई संगठन व संस्था नहीं है। थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। दरअसल ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद और उससे पहले भी इस नारे को ही लोकप्रियता के शिखर पर, पॉपुलरिटी के हाइप पर रखने का प्रयास हुआ, जिसमें कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस अथवा मीडिया को माना गया है। एडमंड बर्क के नाम से यह नारा रटाया जाता है, लेकिन बुनियादी नारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो एडमंड बर्क से पूर्व यानी पहले एक विचार के रूप में स्वीकार किया गया था। नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता ही वास्तव में चौथा स्तंभ है, जो कि ढांचागत नहीं है। जब अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता के स्वयं ही चौथे स्तंभ के रूप में देखने की अवधारणा विकसित हुई तो उसका एक दर्शन है। उस दर्शन को भारतीय संविधान के प्रस्तावना की वास्तविक व्याख्या में पढ़ा और महसूस किया जा सकता है। यह अवधारणा दर्शन के स्तर पर विकसित हुई है, न कि किसी एक ढांचागत स्वरूप में मान्यता प्राप्त है। चौथे स्तंभ की अवधारणा उसी तरह से किसी स्तर पर ढांचागत नहीं है जिस तरह से लोकतंत्र की विचारधारा है। दूसरा सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार आम तौर पर बहाल नहीं हो तो क्या प्रेस और मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में बना रह सकता है? प्रेस या मीडिया जनसंचार के माध्यम होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माध्यम पर निर्भरता नहीं रख सकती है, क्योंकि प्रेस या मीडिया किसी कंपनी या किसी विशेष समूह द्वारा चलाई जाती है और नियंत्रित होती है। यह यानी कंपनी या विशेष समूह पूंजी और तकनीक जैसे संसाधन और दूसरे कई स्रोतों की उपलब्धता के साथ कई स्तरों पर संगठित होते हैं। इसीलिए 1947 से पूर्व और उसके बाद भी यह नारा अपनी लोकप्रियता बनाने में कामयाब रहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस होता है। प्रेस टेक्नोलॉजी है। उसकी स्वतंत्रता नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जनसंचार के रूप में संगठित करने के अर्थों में निहित है, न कि किसी कंपनी और खास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हितों से जुड़े समूह के अर्थ में उसके चौथा स्तंभ होने से जोड़ता है। हुआ क्या? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस के नारे को, प्रेस या मीडिया को संचालित व नियंत्रित करने वाली कंपनियों और समूहों ने इस नारे को लोकप्रिय बनाने में पूरी ताकत लगा दी। जबकि ब्रिटिश काल में भी यह देखा गया कि बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित प्रेस यानी समाचार पत्रों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की बजाय अपने हितों को तरजीह दी। जबकि ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के लिए आम लोग संघर्ष कर रहे थे और स्वयं को संगठित करने की कोशिश कर रहे थे।
1947 के बाद तो भारतीय संसद के दस्तावेजों में संसदीय प्रतिनिधियों के इस तरह के भाषण भरे पड़े हैं, जिनमें समाचार पत्र और प्रकाशन नियंत्रित और संचालित करने वाली कंपनियों व फर्म अपने फायदे के लिए आम लोगों के अभिव्यक्ति के विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का आर्थिक ताकत के बूते इस्तेमाल कर ये कंपनियां समाज में लोगों के बीच झगड़े फसाद को बढ़ावा दे रही है। लोकतंत्र का मीडिया संवाद में भरोसा करता है, क्योंकि लोकतंत्र आपस के संबंधों को मजबूत करने का विचार है। यह आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व के लिए तैयार की गई लोगों के बीच की बनावटी दूरियों को संवाद से खत्म करने का रास्ता है। 1955 के अगस्त महीने में प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर संसद में बहस का रिकॉर्ड देखें। ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से आज़ादी के बाद भारतीय संसद में संसद सदस्यों ने बताया कि कैसे खास तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समूह मीडिया पर अपना कब्जा और दबदबा बरकरार रखने के लिए सक्रिय हैं। एडमंड बर्क के नारे को आज़ादी के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय करने का यह नतीजा देखा गया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अभिव्यक्ति की आज़ादी का नारा पृष्ठभूमि में धंसता चला गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया कंपनियां मजबूत होती चली गईं और मीडिया पर उनका एकाधिकार मजबूत होता चला गया। देश की लगभग 50 कंपनियां हैं जो कि जनसंचार के तंत्र को नियंत्रित और संचालित करती है, मास कम्युनिकेशन को, मीडिया को। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की चेतना नागरिकों के स्तर पर घुटन के हालात में पहुंच गई। यह गौरतलब है कि नागरिकों की अधिकार की यह चेतना बढ़ने के बजाय प्रेस या समाचार पत्र चलाने वाली कंपनियों पर निर्भरता के शिकार हो गई। आज़ादी के मूल में आत्मनिर्भरता का भरोसा रहा है, लेकिन उसे बनाए रखने और बढ़ाने का जरिया क्या हो, उसे तैयार करने की जगह पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के सामने मीडिया की परिजीवता की स्थितियां विकसित की गई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आखिर क्या अर्थ है? चौथे को गिनती के 4 नंबर नहीं के रूप में देखा जाना चाहिए। एक जरूरी पहलू है। यह माना जाता है कि लोकतंत्र की विचारधारा को मजबूत, विकसित और सुरक्षित रखने के लिए जो व्यवस्थागत ढांचा तैयार किया गया है, उस पर निगरानी रखने की चेतना। निगरानी का रिश्ता प्रश्न में उठाने और सुधार से जुड़ा है। वह सुधार से ज्यादा परिवर्तन करने तक जाता है। प्रेस को भी जब चौथे स्तंभ के रूप में प्रचारित किया जाता है तो उसका भी महत्व उसकी निगरानी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन नागरिक और किसी कंपनी की निगरानी के बीच में एक बुनियादी फर्क होता है। नागरिक की निगरानी यानी समस्त नागरिकों की नज़र और अपेक्षा से जुड़ा होता है, जबकि कंपनियों की निगरानी उसके हितों से टकराती है। उसके हितों से सुझाव और सुधार की दृष्टि नत्थी होती है, जुड़ी होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा में लोगों के नागरिक होने तक की अवस्था का काल चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हम भारत के लोग नागरिक होने की शपथ संविधान की प्रस्तावना के साथ ले रहे हैं, तो नागरिक तक की अवस्था विकसित करना लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। लोग और नागरिक, लोगों को ही अपने अधिकार यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकार करना और उसके लिए अपने भीतर ग्रहणशीलता विकसित करना है। कंपनियों व किसी खास समूह पर उसकी निर्भरता लोकतंत्र की विचारधारा को कमजोर करती है।